everyone, welcome back to our channel Foster Academy and I hope you are well and healthy। तो इसी श्वेता पांचाल स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और बीपीएससी की जो न्यू वैकेंसीज आई हैं उसी की तैयारी यहाँ पे हम कर रहे हैं और बेसिकली हम यहाँ प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं, यानी आपका टेस्ट सीरीज एक तरीके से स्टार्ट हो चुकी है सोशल साइंस के लिए, क्लास 6 to 10th के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा बेस रखा गया है वो SCERT प्लस NCERT बेस्ड रखा गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में बताया गया है ना आपको स्टार्टिंग से वही चीज है। SCERT यानी जो बिहार की जो बुक्स हैं वहां से मटेरियल भी कलेक्ट किया गया है, साथ में NCERT के भी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हिस्ट्री की क्लास के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको जो है आंसर्स बताने हैं। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर बताइए क्या आ जाएगा? संस्कृत, पाली, हिंदी या फिर तमिल? सबसे पुराना हमारा ये वेद है ऋग्वेद, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। ठीक है, इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है? सिंधु नदी जो थी उसकी सहायक नदियां कौन सी है? ये जो नदी है ये ज्यादातर ये भारत में ज्यादातर नहीं बहती है, ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो फिर इसका आंसर आपका जाएगा सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। व्यास, सतलुज और रावी नदी जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये नदियां इसमें जाकर मिल जाती हैं। थर्ड है आपका, किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं? अशोक, चंद्रगुप्त, कर्ण या फिर हर्षवर्धन? तो थर्ड का आंसर यहाँ पर जाएगा अशोक के काल में। ठीक है, अशोक के काल में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। लगभग 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथर जो क्षेत्र हैं उनके लोगों ने किन पशुओं को पालना शुरू किया था? किन पशुओं को पालतू बनाया था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका, बताइए क्या? भेड़, बकरी, गाय, बैल या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में कौन से नाम से जाना जाता था? मालाबार, मगध, कोंकण या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो आंसर बताइए क्या जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर जाने वाला है कौन सा? मगध। ठीक है, मगध। मगध काफी स्ट्रॉन्ग एक साम्राज्य रहा है स्टार्टिंग से ही। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के रूप में किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नाम जो है वो भी कहा जाता है, इसी पर पड़ा है। इससे रिलेटेड 5-6 चीजें और हैं। जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है भारत। तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा 6 का? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में रहते थे ये लोग, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये कहाँ से के रहने वाले लोगों का एक समूह था? उत्तर पश्चिम, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डायरेक्शंस का तो आपको पता ही है ठीक से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ हमने किस चीज की बात की है? उत्तर पश्चिम की। तो उत्तर ये रहा और पश्चिम ये रहा, हमने इस डायरेक्शन की बात की है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में कौन से कथन, इन सभी कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताना है कौन सा है? तो ऋग्वेद के सभी रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। तो बताइए कौन से जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है? तो आंसर जाएगा आपका सी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सॉरी। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है इनमें से? तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश बताना है आपको, इनमें से कौन सा है? आधुनिक भारत, चीन, रूस या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक भारत जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली, अरबी, संस्कृत या फिर प्राकृत भाषा का? तो इसका आंसर आपका जाएगा प्राकृत भाषा, क्योंकि संस्कृत सभी तो बोल नहीं पाते थे, है ना, और ये हमारे भारत की नहीं है। तो ये जो है प्राकृत भाषा, ज्यादातर लोग जो है इसी भाषा का प्रयोग किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है। प्राय पांडुलिपियां कहाँ से प्राप्त होती हैं या हुई थी? यानी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कहाँ से मिली थी? ये हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपियां बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी होने के कारण। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? मंदिरों और विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में या फिर सभी? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों तथा विहारों में। ठीक है, तो पांडुलिपियां जो होती थी
वो इस किसी भी शेप में हो सकती थी, बड़ी ऐसी भी हो सकती थी, तो इनको सेव करके रखा गया था। ठीक है, इनके ऊपर लिखा जाता था जो भी उस वक्त चीजें थी, और या फिर स्पाइरल इस फॉर्म में भी हो सकता था, लेकिन ये काफी नष्ट भी हो गई थी, है ना। और इससे रिलेटेड कुछ एक चीज है, मैं बता देती हूँ आपको मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड, जो है ये ताड़ पत्रों पे या भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। और अगर पटना के संदर्भ में क्वेश्चन आ सकता है आपसे, तो पटना का खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है और पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, इसमें इस तरीके की जो पांडुलिपियां हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो रखी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पांडुलिपियां हैं मैन्युस्क्रिप्ट, इससे क्या पता चलता है आपको? इतिहास के बारे में पता चलता है कि उस वक्त क्या हुआ होगा। ऐसे ही आपके अभिलेख होते हैं, तो अभिलेख से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए पत्थरों पर या फिर किसी धातु पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, है ना, ताकि लंबे समय तक लोगों को जानकारी मिलती रहे कि उस समय क्या हुआ था। तो ये भी एक इतिहास को जानने के एक स्रोत के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा देश जो है वो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो नदियां एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सहायक नदी। क्या है? सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? अधिकारी लोग करते थे, आम लोग, लेखक वर्ग या फिर सैनिक वर्ग? तो इसका आंसर आपका जाएगा आम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? किस लिए यात्राएं की जाती थी? तो उपरोक्त सभी जाएगा इसका आंसर, क्योंकि लोग काम की तलाश में भी जाते थे, प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण भी उनको इधर से उधर जाना पड़ जाता था, और व्यापार के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईसा मसीह। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको एक टाइमलाइन वाला जो ये पोर्शन है ये पता होना चाहिए। इसमें आप इस तरफ जब जाएंगे तो एडी कहेंगे उसको हम, और ये है ईसा मसीह के जन्म का समय। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय और ईसा मसीह के जन्म के पहला समय जो होता है उसको क्या कहा जाता है? बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसको कहा जाता है एडी, यानी कि एनो डोमिनी। और बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व, इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा से पहले का काल। ठीक है, तो इसको बीसी बोलते हैं। जैसे कि 100 बीसी, उससे आगे आप टाइम चलता चला जाएगा, 500, फिर इधर 1000, ऐसे करके फिर 10,000, ऐसे करके ये तो इससे पहले का टाइम है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का ये सारा समय है, इसलिए इसको ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा मसीह के बाद का जो समय है उसको एडी कहा जाता है। जैसे कि 100, 200, फिर आपका 500, ऐसे कर करके, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है बताइए? इसका आंसर आपका जाएगा पुरातत्वविद। कौन? पुरातत्वविद, यानी पुरानी जो चीजें हैं उनका अध्ययन करने वाला। जैसे कि किसी स्थान पर बहुत सारी चीजें मिली, कुछ बर्तन मिले, कुछ और भी चीजें मिली वहां से, तो उनका अध्ययन करके पुरातत्वविद पता लगाते हैं कि ये कितने टाइम पहले की चीजें हैं या फिर उस वक्त क्या क्या हुआ होगा। कृषि का आरंभ कब हुआ था? बताइए इसका आंसर। तो कृषि का आरंभ हुआ था लगभग 8000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कौन थे? तो ये थे आपके कुशल संग्राहक। ठीक है, कुशल संग्राहक। और अगर आखेट शब्द आ जाए तो इसका संबंध शिकार से होता है। पहले तो आखेटक हुआ करते थे, शिकारी हुआ करते थे, उसके बाद फिर वो खाना जमा करने लगे, संग्राहक हो गए, है ना। उसके बाद फिर किसानों वाले काम में लग गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? व्यापार, पशुपालन, खेती या फिर शिकार? तो इसका आंसर आपका जाएगा
शिकार। ठीक है, शिकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा कौन सा है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, रोसेटा, रोसेटा। क्वेश्चन नंबर 21, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E.H. कार। कौन है? E.H. कार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखते थे? शिकारी, शासक, कृषक या फिर सभी? तो इसका आंसर आपका जाएगा, कौन रख सकते हैं भाई अपने सफलताओं का लेखा जोखा? ये रख सकते हैं शासक, क्योंकि शासक तो अभिलेख भी गढ़वाते थे, सिक्के भी चलाते थे। इसके अलावा बुक्स वगैरह भी उनके टाइम की ही लिखी गई हैं। मतलब जितने भी स्रोत मिले मोस्टली शासकों के बारे में हमें ज्यादा अच्छे से पता चलता है ना, क्योंकि उन्होंने स्रोत के रूप में बहुत सारी चीजें दी हैं। तो लेकिन अतीत में सफलताओं का लेखा जोखा शिकारी और कृषक वर्ग थोड़ा लिख पा सकते थे। फिर है 23, क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए हैं। सुलेमान और किरथर, इसलिए कई बार एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे अतीत जो है ये आपकी बुक का नाम क्यों रखा गया है, अगर एनसीईआरटी से आ जाता है, क्योंकि हर किसी का अतीत जो है वो एक सा नहीं होता है ना, इसलिए हमारे अतीत रखा गया है। एक राजा का जो एक ही समय पे राजा जो लाइफ जी रहा है, उसी समय पे किसान जो है वो अलग तरीके की लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो सबका अतीत एक सा नहीं होता, इसलिए हमारे अतीत है, ना कि हमारा अतीत। सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियां हैं वो किस दिशा में है? तो ये आएगा आपका उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा चावल को। ठीक है, किसको? चावल को उगाया गया था। गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम बताइए। गंगा के कहां पर? साउथ में, दक्षिण में। तो इसका आंसर आपका जाएगा क्या? मगध। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडस यानी इंडिया को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है? इसको कहा जाता है संस्कृत में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ईसा पूर्व और ईसा का संबंध किसके जन्म से है? ईसा मसीह के जन्म से है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, इंडिया शब्द किस शब्द से बना है? इंडिया शब्द किस शब्द से बना है? तो ये बना है इंडस शब्द से। कौन से शब्द से? इंडस शब्द से ये बना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी हमारे पुरास्थल है। भीमबेटका जो है ये एमपी में, और कुरनूल के बारे में आपको पता ही है, ये आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए 30 पर चलते हैं। हुसगी जो है, हुसगी ये वो जो पुरास्थल है, पुरास्थल यानी स्थल, पुरानी जगह। ठीक है, जो ऐतिहासिक जगह है। पुरास्थल किस राज्य में है? हुसगी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये आपका कर्नाटक में। कहां पर है ये? कर्नाटक में। 31, प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे? तो इसको कहा जाता था ऑप्शन नंबर ए, नगर दुर्ग। ठीक है, क्या कहा जाता था? क्योंकि दो पार्ट हुआ करते थे, एक तो ऊंचाई वाला और एक निचला। ठीक है, तो नगर दुर्ग कहा जाता था ऊंचाई वाला भाग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण कौन सी विधि के थ्रू किया जा सकता है? इसका आंसर बताइए क्या रहेगा? कार्बन 14 या फिर ताप संदीप्ति, पोटेशियम आर्गन या फिर स्टोन हैमर। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14 पद्धति। इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे अच्छे से। ठीक है, 33 पर चलते हैं, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है? तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्य पर्वत। क्वेश्चन नंबर 34 है, चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो कहां से मिला है? ये मिला है आपका कोल्डी हवा से। ठीक है, कहां से मिला है? कोल्डी हवा से। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपके पास एससीईआरटी से क्वेश्चन बन सकता है, तो एक और नाम दिया जा सकता है चौपानी मांडो। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लगा कर आएंगे कि यहां से चावल के प्रमाण सबसे पहले मिले हैं, कोल्डी हवा या फिर इनमें से कोई एक आ जाए तो। ठीक है, क्योंकि आपकी बिहार वाली जो बुक है उसमें ये दोनों ही नाम मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलन
करें, यानी कि बताइए खासी जो है यहाँ पे किस चीज का प्रमाण मिला है, अफ्रीका किस चीज के लिए, मगध किस चीज के लिए, मेगालिथ का मतलब और चौपानी मांडू क्या है। तो बताइए जरा आंसर इसका, इसको सुमेलित कर लेते हैं जरा। खासी क्या है, गारो खासी जो पहाड़ियां हैं उनके नाम पर जनजातियों के नाम रखे गए हैं, तो खासी जो है वो जनजाति है। अफ्रीका जो है वो महादेश है। मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य है। मेगालिथ क्या है, दक्षिण भारत में होता है, मेगालिथ यानी बड़े जो पत्थर हैं दक्षिण भारत में। इसके अलावा चौपानी मांडो ये अनाज का एक प्रमाण है जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। भरत जिनके बारे में ऋग्वेद में लिखा है, कहाँ से थे वो, तो ये थे उत्तर पश्चिम से। ठीक है, उत्तर पश्चिम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इन कथनों पर विचार कीजिए और सही बताइए कौन सा कथन है। पहला कथन है आपका सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। फिर डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हारन नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त के राजमहल के स्तंभ खोज निकाले हैं। पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथि की गणना ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। तो कौन सा कथन इनमें से बिल्कुल ठीक रहेगा, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 38 है चरक से रिलेटेड। तो चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी बताया है, तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा। इसका आंसर जाएगा आपका 360। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 360 हड्डियां बताया है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। इसका आंसर जाएगा आपका यूनानी और ब्राह्मी, या फिर यूनानी और या फिर आरामाइक, या इसके अलावा देवनागरी और तमिल, आरामाइक या फिर ब्राह्मी। तो इसका जो आंसर जाएगा 39 का वो जाएगा बी, यूनानी और आरामाइक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। तो इन सबको क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 है आर्य लोग अपने विरोधियों को सामान्यतः क्या कहकर बुलाया करते थे। तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्यु या फिर दास। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं ऋग्वेद में नदियों की तुलना इनमें से कौन से जानवर से की गई है, क्योंकि नदियों को बहुत पवित्र बताया जाता था। तो इसका आंसर आपका जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा और गाय से। ठीक है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो गंगा नदी है और यमुना नदी है उनका नाम ऋग्वेद में कितनी बार आया है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त जो है किस देवता को समर्पित है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 44 है ऋग्वेद काल में जनता या पूरा समुदाय को क्या पुकारा जाता था। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जन या फिर विश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, आपको ये बताना है। वेदों की रचना के बारे में इसका प्रारंभ 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुई थी और इमाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे के सारे जो मिलान है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, महापाषाण यानी कि जो बड़े बड़े पत्थरों का वाली जो एक क्या कह सकते हैं आप, एक संस्कृति कह सकते हैं जिसमें कि मृतकों को गाड़ा जाता था। ठीक है, और उसके जगह पे फिर क्या किया जाता था, एक वहां पर एक पत्थर रख दिया जाता था, बड़ा पत्थर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ये अगर इससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आप ब्रह्मगिरी बताएंगे। ठीक है, कि ब्रह्मगिरी वो स्थल था लगभग जहां पर कितने साल पहले, लगभग 3000 साल पहले लोगों ने ये प्रथा शुरू करी थी, महापाषाणों की एक संस्कृति शुरू करी थी। इसमें क्या किया जाता था, मृतकों को दफनाया जाता था और उसके फिर चारों तरफ जो है पत्थर लगा दिए जाते थे। ठीक है, ये चीज है, ऐसे पत्थर लगा दिए जाते थे इस जगह के चारों तरफ। नेक्स्ट है 46 संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, भारत यूरोपीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषा जो है निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड तथा मध्य भारत में। झारखंड तथा मध्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 चरक संहिता से रिलेटेड है। चरक संहिता जो शास्त्र है किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है चिकित्सा से। पांडुलिपियों के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? ठीक है, अतीत में हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती है, बिल्कुल सही है। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ये भी सही है। ये ताड़ के पत्रों को काटकर और हिमालय जो भुज नामक पेड़ है उसकी छाल से भोज पत्र पर लिखे जाते थे, उससे तैयार एक भोज पत्र पर लिखे जाते थे। और पांडुलिपि केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। तो जो गलत वाला ऑप्शन है वो डी है, यहाँ पर केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सही कथन का चुनाव कीजिए। जो मैंने आपसे बोला भी था कि रेडियोधर्मी पदार्थ कार्बन 14 के बारे में मैंने आपको बताया था विधि के बारे में। तो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है ये जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद भी उसको खो देते हैं। यानी ये जो तत्व है, ये जो कण है कार्बन 14, इसको ये जिस तरीके से प्राप्त करते हैं उसी तरीके से मरने के बाद इसको खोते रहते हैं टाइम के साथ साथ। जब कोई मर जाता है तब यह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि यह इसे एक निश्चित दर पर खोते रहते हैं, यानी इसका लेवल कम होता रहता है। तो कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की इसी निहित आयु को निश्चित करते हैं। यानी कार्बन 14 का पता लगाकर ही ये पता लगाया जा सकता है कि उसके जीव की जो मृत्यु है वो कितने टाइम पहले हुई थी। ठीक है, इसी के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो उपयुक्त सभी सही हैं, तो इसका आंसर आपको पता ही क्या जाएगा, सभी की सभी सही हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने वाला क्वेश्चन यहाँ पर इसीलिए बना के लिखा था ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कि कार्बन 14 है। तो यहाँ पर अगर हम विधि की बात करेंगे तो आपको कार्बन 14 इजीली याद रहेगा, इससे ही पता लगाया जाता है आयु का, या फिर ये पता लगाया जाता है ये जो अवशेष है ये कितना पुराना है। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा टेस्ट देकर, और ऐसे ही टेस्ट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको टेस्ट ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और SCERT और NCERT दोनों का ही मिक्स है ये, यानी दोनों से ही क्वेश्चन यहाँ से लिए गए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर अच्छी लगे हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।